अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 16 अप्रैल 2020 है। मैं दर्जे दाहूं के मज़मून उर्दू में से एक नावल जिसका नाम है और मिजाजदार लुट गई, जो तहरीर की है शमसुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद ने, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दिलाना चाहता हूँ। और मिजाजदार लुट गई शमसुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद की एक किताब मिरअतुल उरूस से लिया गया एक इक्तिबास है। और मिजाजदार लुट गई के बारे में जानने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि नावल क्या चीज़ होती है। नावल जो होती है, नावल के लग़वी माने नया के है, यानी कोई नई चीज़। हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले बरतानिया के दौर में दास्तानों और किस्सा कहानियों का रिवाज आम था। उन दिनों नावलों या अफसानों का कोई तस्वुर मौजूद नहीं था। इस सिलसिले में 20वीं सदी के वस्त में 1902 से आगे नावलों का रिवाज होने लगा। यानी जिस तरह से मगरिब में नावलें लिखी जाती थी या जिनको हम शॉर्ट स्टोरीज़ कहते हैं, उसी तर्ज पर यहाँ के चंद मुसन्निफ़ हज़रात सामने आ गए और उन्होंने उर्दू में नावलें लिखना शुरू की। उनमें शमसुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद का नाम सर फ़हरिस्त है, जिन्होंने कुछ किताबें इस सिलसिले में लिखी, जिनमें सर फ़हरिस्त मिरअतुल उरूस नाम की किताब शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि नावल जो होती है उसके अज्जाई तरकीबी में कहानी होती है, प्लॉट होता है, किरदार होता है, मकालमा होता है और नज़रिया हयात। इन चीज़ों पर ज़रूरी और बिलखुसूस ये चीज़ें नज़र में रखी जाती है। अब हम आते हैं कि ये जो मिरअतुल उरूस से ली गई तहरीर है, इक्तिबास है, जो मौलवी नज़ीर अहमद ने लिखी है। मौलवी नज़ीर अहमद साहब कौन थे, उस पर भी हम एक सरसरी निगाह नज़र डालेंगे। ये जो मौलवी नज़ीर अहमद है, इनका जन्म 1833 ईस्वी में हुआ है। वो ज़िला बिजनौर में पैदा हुए थे। जो शमसुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद थे, वो एक आलिम दीन थे, फ़क़ीह थे, मुतकल्लिम थे और इसके अलावा मुतरज्जिम कुरान। ये एक उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जो इल्म व फ़ज़्ल व अमल में अपनी यकसां हैसियत रखता था। इनके वालिद मौलवी सआदत अली थे, जो बड़ी आलिम और फाजिल आदमी थे। मौलवी नज़ीर अहमद पहले तो महकमा तालीम में आए और उन्होंने कानून की कुछ किताबों का उर्दू में तर्जुमा कर दिया। इससे इनकी बहुत मशहूरी बढ़ गई और सरकार ने चाहा कि इस ज़हन का आदमी हमें एडमिनिस्ट्रेशन में काम आएगा, और उनको महकमा तालीम से फारिग करके एडमिनिस्ट्रेशन में लाया। पहले उनको तहसीलदार बनाया गया, उसके बाद आगे बढ़कर वो डिप्टी सेक्रेटरी तक पहुंच गए। इन्हीं की एक किताब है मिरअतुल उरूस। मिरअतुल उरूस एक नावल तर्ज की किताब है। उसी से एक इक्तिबास है जिसका नाम है और मिजाजदार लुट गई। अब हम आते हैं और मिजाजदार लुट गई के ऊपर। ये जो और मिजाजदार लुट गई है, ये हमारी दरसी किताब में मौजूद है। उसी के ऊपर आज हम बहस करना चाहते हैं। ये नावल एक नावल के पैटर्न पर लिखी गई तहरीर है। इस नावल में जो किरदार है उसमें सबसे पहले मिजाजदार है। मिजाजदार क्या होती है? वो एक बहू होती है, एक घर की बहू होती है। उसके शौहर मोहम्मद आकिल होते हैं।
اسی گھر میں زلفن نام کی ایک لڑکی بھی ہوتی ہے. یہ 3 کردار ایک گھر کے ہوتے ہیں. اسی شہر میں ایک ٹھگنی آتی ہے جو ہجن کے نام سے مشہور تھی اس علاقے میں. وہ ہجن کیا تھی؟ وہ جھوٹے تبرکات دے کر عورتوں کو بہلاتی اور پھسلاتی تھی. چونکہ جو غیر تعلیم یافتہ عورتیں ہوتی ہیں وہ ہر سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین کر لیتی ہے. ان کے اعتقادات بہت ہی کمزور ہوتے ہیں اور وہ دوسرے کے دام میں جلد ہی پھنس جاتی ہے. ہجن جو تھی، مولوی نذیر احمد اس میرات العروس میں ایک ٹھگنی جو ہجن نام کی تھی کا کردار سامنے لاتا ہے. یہ ہجن کیا تھی؟ یہ کچھ جھوٹے تبرکات عورتوں میں بیچتی تھی جن میں تسبیح ہوا کرتی تھی، خاک شفا، زمزم کی بوٹیاں، مدینہ پاک کی کھجوریں، سرمدانیاں، عقیق البحر یا ایک عقیق البحر بولتے ہیں، ایک قسم کی سرخ ایک قسم کا وہ سرخ پتھر ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے. ناد علی ایک طرح کا تعویذ ہوتا تھا. پنج سورے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں یہ بیچتی تھی تبرکات کے طور پر، اور عورتوں کو اس دام میں لاتی تھی کہ انہی تبرکات کی بدولت آپ کے تمام جو مرادیں ہیں وہ تو پوری ہوں گی. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہجن کا مزاج دار جو ایک بہت ہی گھر کی اس سے ملاقات ہوتی تھی. باتوں باتوں میں ہجن مزاج دار کا نبض پہچانتی ہے اور اس کا مزاج جاننے کی کوشش کرتی ہے. مزاج دار اپنی ساری بفتی ہجن کے سامنے رکھتی ہے کہ مجھے 1.5 سال ہوا، 1 سال ہوا شادی کیے ہوئے، اولاد نہیں ہے. تو شوہر جو ہے محمد عاقل وہ بھی میرے ساتھ ٹھیک طرح سے سلوک نہیں کرتے. تو ہجن کیا کرتی ہے؟ ہجن اس مزاج دار کو بھروسہ دلاتی ہے کہ میں کچھ تبرکات آپ کو دوں گی، ان کی بدولت آپ کے گھر کا جو ماحول ہے وہ بہتر ہوگا، محمد عاقل آپ کے قابو میں آئے گا اور آپ اولاد، جس طرح اس وقت آپ اولاد سے محروم ہیں، آپ کو ضرور اولاد ہوگی. اس طرح سے وہ کچھ چیزیں اس کا مزاج دار کے گھر میں ڈالتی ہے اور تیسرے دن پھر آتی ہے مزاج دار کے گھر میں. اب اس دفعہ وہ کچھ لونگے اور ناک کی کچھ کیلے دیتی ہیں اس مزاج دار کو. اس کے علاوہ کچھ گنڈے تعویذ بھی دیتی ہے اور رفتہ 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 یہ جو ہجن ہوتی ہے مزاج دار کو اپنے قابو میں لاتی ہے. ابھی آگے چل کر محمد عاقل تک بات پہنچتی ہے اور مزاج دار اس کی تعریفیں کرتی ہے اپنے شوہر کے پاس کہ یہ ہجن کیسی اچھی ہے، میری مرادیں پوری ہونے لگی ہے. تو محمد عاقل بار بار مزاج دار کو کہتا ہے کہ دیکھیے اس شہر میں بہت ساری کچھ عورتیں ایسی ہیں جو ٹھگنی ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ٹھگنی کے دام میں پھنس جائے. تو خیر بات آگے پہنچتی ہے. 8-10 دن کے بعد ہجنی اس شہر میں عورتوں کے پاس جاتی ہے تو کہیں مزاج دار کو پتہ چلتا ہے کہ آج 10-15 دن کے بعد ہجن کا یہاں آنا ہوا. تو وہ زلفن کو بیچتی ہے ادھر کہ ہجن کو ادھر بلا. ہجن آتی ہے اور بولتی ہے کہ آج میں نے کچھ نہیں لایا ہے، صرف میرے پاس اس وقت موتیوں کا ایک وہ جھوٹی موتیوں کا ایک ہار ہے، تو اس کو 200 روپے آتے تھے، چلو اگر آپ کو ضرورت ہے میں آپ کو 50 روپے میں ہی دے دوں. تو مزاج دار بولتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ہجن بولتے ہیں کہ تو زیورات تو ہوں گے، زیورات کو دے دو. تو یہ مزاج دار جو ہوتی ہے یہ سیدھی سادی غیر تعلیم یافتہ عورت ہوتی ہے. یہ اس کے دام میں آتی ہے اور اپنے صندوق سے سارے جو زیورات ہوتے ہیں اس کے آگے رکھتی ہے ہجن کے آگے.
हिजन काफ़ी अफसोस मलती है कि देखिए ये जेवरात ये गर्द से अटके हुए हैं, ये मेले कचेले कर दिए आपने, इनको क्या बनाया, इनको 1 रुपया भी नहीं आएगा। चलो मैं सुनार के पास लेती हूँ, इनको सफाई करवाती हूँ, इनको गुड़ाई करवाती हूँ, तब जाके ये फिर से अपनी पोजीशन में आएंगे। चलो जुल्फन को मेरे साथ दे दो और हम सुनार के पास रहेंगे, ये वहीं रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो हम इनको सफाई करेंगे। तो फिर क्या होता है, ये जो हिजन होती है ये एक रुमाल में सारे जेवरात भरकर बांध कर जुल्फन को साथ लेकर सुनार के पास जाती है। रास्ते में जब पहुंचते हैं तो हिजन जुल्फन को बोलती है कि देखिए यहाँ तो जेवरात सारे हैं, मगर वो एक नाक की केल जो थी ना वो उधर रह गई, बरामदे पर रह गई, आप वापस जाए और वो नाक की केल लाए। जुल्फन नाक की केल लाने के लिए वापस जाती है, तो इतने में क्या होता है, हिजन रफू चक्कर होती है, वो फिरार होती है। जुल्फन जब वापस आती है तो उधर हिजन को नहीं पाती है। मिजाजदार भी जाते हैं, मिजाजदार जुल्फन और महल्ले की सारी जो औरतें हैं वो हिजन का पीछा करती हैं, मगर हिजन कहीं नजर नहीं आती। इस तरह से इस हिजन नाम के किरदार के या इस ठगनी के बारे में यहाँ से तो ये बात आया होती है कि किस तरह सीधी सादी औरतें, गैर तालीम याफ्ता औरतें, उनका अकीदा कितना कमज़ोर होता है और वो किस तरह दूसरे के दाम फरेब में आकर किस तरह फंस जाती है और घर का जो उनका सारा असबाब, माल असबाब होता है वो किस तरह लुट जाता है। ये एक महाशरे की तस्वीर कशी करते हैं ये मौलवी नज़ीर अहमद इस नावल में। तो ये तो इसका एक खुलासा हो गया इस कहानी का। अभी से जो इसमें से सबसे सबक आमोज़ बात ये है कि इंसान जो हो, इंसान को कभी उसका अकीदा कमज़ोर नहीं होना चाहिए, वो बिला तहकीक के किसी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ इस कहानी से हमें यह सबक भी मिलता है कि तालीम जो होते हैं, तालीम हर मर्द और हर औरत के लिए निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि तालीम से ही इंसान खुदा को भी पहचानता है और तालीम से ही इंसान माशरे के सारे मामलात आसानी के साथ हल कर सकता है। जिस तरह से गैर महज़िब औरतें, बुली बाली औरतें, सीधी सादी औरतें दरवेशों, ठग्गों, जादूगरों और दूसरे किस्म के लोगों के दामे फरेब में आकर अपना सारा माल और असबाब लुटा देते हैं, इसी तरह का एक किरदार यहाँ इसने हिजन के तौर पर सामने लाया है। और इस तरह से क्या है, देखते ही देखते मिजाजदार लुट गई इसका नाम है, और बेशक जो मिजाजदार है वो लुट जाती है अपनी बोलेपन से, अपने सादा लवही की वजह से। तो इसके आगे क्या है, अभी जो ये सबक के लास्ट में इसमें कुछ सवालात आते हैं, जैसे इसमें एक सवाल है कि इन इस्मों के वाहिद बनाइए। जमा इस्मों के वाहिद बनाइए। जैसे यहां से दिया गया है एक सवाल, कुटनिया, ठगनिया, और इसका वाहिदा हम लिखेंगे कुटनी और ठगनिया का लिखेंगे ठगनी। इसी तरह से
एक और सवाल है, सवाल क्या है, मरकब इजाफी, हम ऐसे लिखेंगे मरकब इजाफी, ये ग्रामर का सवाल है। मरकब इजाफी क्या होता है? मरकब, हम लिखेंगे मरकब इजाफी वो मरकब है जो मज़ाफ इलैह और हुरूफ इजाफत से मिलकर बने। मरकब इजाफी क्या होता है? मरकब इजाफी वो मरकब है जो मज़ाफ इलैह और हुरूफ इजाफत से मिलकर बने। जैसे मदीना की खजूरें, हम लिखा जैसे मदीना की खजूरें, या हम लिखेंगे मिजाजदार के जेवर, या हम ऐसे लिखेंगे आकिल का कलम। अभी हम इसमें से मज़ाफ इलैह और हुरूफ इजाफत को अलग अलग करेंगे। ये जो है मदीना की खजूरें, इसमें मदीना जो है हम ऐसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम मज़ाफ इलैह हुरूफ इजाफत। पहले लिखा है मदीना की खजूरें, मदीना जो इसमें है ये मज़ाफ इलैह है। इसी तरह से मिजाजदार के जेवर, मिजाजदार मज़ाफ इलैह है। इसी तरह से है लिखा है आकिल का कलम, और आकिल जो है ये मज़ाफ इलैह है, यानी जिसकी तरफ से इजाफा किया गया हो। अब मुज़ाफ है, मुज़ाफ यानी इजाफा क्या है इसमें? मदीना की खजूर है, अगर मदीना मुज़ाफ इलैह है तो खजूरें इसमें मज़ाफ है। मिजाजदार के जेवर, मिजाजदार मुज़ाफ इलैह है, जेवर जो है इसमें मज़ाफ है। आकिल का कलम, आकिल मज़ाफ इलैह है और कलम जो है इसमें वो मज़ाफ है। अब ये रह गया हुरूफ इजाफत, यानी जो इन दिनों में इजाफा करे, वह है मदीना की जो है इसमें ये हुरूफ इजाफत है, और मिजाजदार के जेवर, के जो है ये हुरूफ इजाफत है, और यहाँ का जो है ये हुरूफ इजाफत है। अब इससे आगे एक और एक्सरसाइज दी गई है, वो इस तरह है, मिसाल देकर दर्ज मरकबात में से मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ और हुरूफ इजाफत अलग अलग करके लिखिए। मुज़ाफ इलैह और हुरूफ इजाफत को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ मुज़ाफ इलैह
मज़ाफ़ हर्फ़ इज़ाफ़त और जुमले जो दिए गए हैं वो इस तरह से हैं। सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी। दूसरा है खुदा का बंदा, खुदा का बंदा। अहमद की टोपी, अहमद की टोपी। कागज के फूल, कागज के फूल, सॉरी, कागज के फूल। रशीद का भाई, इनमें से मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ और हुर्फ़ इज़ाफ़त अलग अलग करके दिखा रहा है। पहले जो है सोने की अंगूठी, इसमें मुज़ाफ़ इलैह है सोने। अभी जो मुज़ाफ़ है इसमें अंगूठी है, और हुर्फ़ इज़ाफ़त जो है वो की है। सोने की अंगूठी का, सोने जो है वो मुज़ाफ़ इलैह है, मुज़ाफ़ इसमें अंगूठी है। इसी तरह खुदा का बंदा, खुदा का बंदा, खुदा का बंदा। इसी तरह है कागज के फूल, कागज यहां मुज़ाफ़ इलैह है, और फूल जो है मुज़ाफ़ है, कि तो हुर्फ़ इज़ाफ़त है। अहमद की टोपी, इसमें क्या है? अहमद मुज़ाफ़ इलैह, टोपी इसमें मुज़ाफ़ है, की हुर्फ़ इज़ाफ़त। कागज़ के फूल, कागज़ मुज़ाफ़ इलैह, फूल मुज़ाफ़, और के हुर्फ़ इज़ाफ़त। रशीद का भाई, रशीद है मुज़ाफ़ इलैह, का और भाई। इस तरह से हमने क्या किया, मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ और हुर्फ़ इज़ाफ़त को हमने अलग अलग करके दिखाया। तो ये हो गया आज का सबक। इसके बाद इसमें से कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उनके मानना लिखना है हमने, और यहाँ लिखेंगे हम कुछ मुश्किल अल्फाज जो है उनके मानना हम ऐसे लिखेंगे। कटनी क्या होता है? कटनी, ये अल्फाज है और इसके मानना है। कटनी हो गया दलाला, जिसे बोलते हैं। इसी तरह से हिजन, हिजन उस औरत को हाजी जैसे बोलते हैं, उस मर्द को जिसने हज का फरीज़ा अदा किया हो। और हिजन वो औरत होती है जो हज का, वो औरत जो हज करके आई हो। इसी तरह से जमजमिया, जमजम की छोटी टूटियां, जमजम की छोटी टूटियां। इसी तरह से अकीकुल बहर, अकीकुल बहर वो एक कीमती पत्थर होता है, समंदर से निकाला हुआ एक कीमती पत्थर, समंदर से निकाला हुआ एक कीमती पत्थर। इसी तरह से नादी अली, नादी अली एक दुआ है, एक पत्थर पर एक दुआ कुनंदा होती है जिसको हम नादी अली कहते हैं। एक पत्थर पर कुनंदा दुआ। इसी तरह से डब,
डब हो गया सलीका। इसी तरह से लौंग है एक लफ्ज यहाँ। लौंग हम नाक की कील को भी बोलते हैं, नाक की केल। इसी तरह से यहाँ लिखा है गंडा, तावीज को भी बोलते हैं। इसी तरह से 500, ये 500 के तौर पर लिखा जाता है। इसी तरह से एक और लफ्ज है पोटली। ये तो थैली को कहा जाता है। इसी तरह से पानदान, पानदान पान रखने का डब्बा जिसमें पान रखा जाता है। इसी तरह से मुर्किया, कान का एक जेवर होता है जो कान में लगाया जाता है। तो ये मुश्किल अल्फाज के मानना हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कम वक्त में इस सबक को अच्छी तरह से लिया होगा, समझा होगा। और मेरी आखिर पर एक नसीहत है आपसे कि आजकल जो ये कोविड-19 चल रहा है, इसमें बचने की एक ही गुंजाइश है, वो है कि हम घर पर रहें, आराम से रहें, डिस्टेंस बना कर रहें। और जो भी मुश्किल सामने आए सबक के बारे में, हम यूट्यूब में वो टॉपिक लिख सकते हैं। वहाँ से हमें हर एक टॉपिक पर आसानी के साथ लेक्चर मिल सकता है, दस्तयाब है वहाँ हर एक टॉपिक पर। सिर्फ हमने क्या करना है, स्टे होम, स्टे सेफ। बाकी वसल्लम।